अध्याय 12 है ये, स्वतंत्रता के बाद। अब जो संविधान सभा है, तकरीबन 300 लोग मान लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 500 से अधिक रियासतें थी, जिनमें या तो नवाब थे या फिर राजा थे। अब इनको अगर अपने क्षेत्र में लाना है या हिंदुस्तान में मिलाना है तो आपको केंद्र, यानी अगर ये पूरा देश है तो इसमें अलग अलग स्टेट्स होंगे और इन स्टेट्स को क्या पावर मिलेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पूरा तमिल भाषी है और ये हिंदुस्तान में आया है, या जैसे कश्मीर है, वो कश्मीर के साथ एक पैक्ट हुआ था तब वो आया था, या फिर तब किसी तरीके से उसने हिंदुस्तान के साथ मिलना एक्सेप्ट किया था। और फिर भी उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो बात हुई कि भाई मेमोरेंडम होगा या फिर सबसे बात की जाएगी, वो सब चीज़ें हुई। तो हर स्टेट, ये एक ही बात नहीं कर रहा मैं, हर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा है, तो स्टेट को पावर देना ज़रूरी हो गया। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा इतना बड़ा राष्ट्र है, उसका केवल एक ही मालिक हो जाएगा या एक ही सेंटर सरकार हो जाएगी, एक ही प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा और सारे स्टेट्स को वही चलाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो संविधान सभा ने कहा कि भाई केंद्र और राज्य, केंद्र क्या हो गया, पूरा देश, और राज्य मतलब जो स्टेट्स हो गए जो उसमें बने आगे चल के, सब लोगों का कहने का मतलब ये होना चाहिए कि सबको बराबर तरीके की शक्तियां मिले। क्या अधिकार, क्या शक्तियां मिले और क्या अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। कुछ लोग ये कहते थे कि जो सेंटर है यानी कि केंद्र, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कई लोग केंद्र को कहते थे कि भाई ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वे कहते थे पूरा देश अगर आगे बढ़ेगा तभी तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। यानी अगर पूरा देश अगर उन्नति चाहता है या उन्नति आप उसका करना चाहते हैं तो सभी के लिए आपको योजना बनाने होगी, एक एक आदमी के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे मानने वाले थे कि नहीं, राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि एक राज्य है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब जम्मू कश्मीर को अगर कोई मान लीजिए केरल में बैठा हुआ आदमी इसके बारे में कमेंट करे तो फिर ना तो वो जम्मू कश्मीर में रहता है, ना उसके बारे में सिचुएशन जानता है, वहां पर क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहां लोगों की क्या जरूरत है, वो केरल के आदमी से अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी, है ना। दोनों के क्षेत्र अलग है, एक पहाड़ी इलाका है, एक समुद्री इलाका है, सब अलग अलग है। तो वहां पर क्या चीज की जरूरत है, क्या राज्यों में स्वायत्तता इसलिए जरूरी हो जाती है, आजादी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि राज्य के लोग राज्य को कंट्रोल करें। ठीक, जैसे मैसूर के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि आज देखिए लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो भी आप कह रहे हैं ये दिल्ली में केंद्रित है ना, तो बाकी देश का क्या होगा, बाकी देश का क्या होगा। और केवल देश ही नहीं है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी है, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, हमारे पास तमाम तरीके के अलग अलग छोटे से बड़े, अलग भाषी, अलग बोलने वाले, अलग खान पीन वाले लोग हैं, तो उनके लिए सोचना बहुत जरूरी था। तो ये किया गया। एक मद्रास के एक सदस्य ने यह भी कहा था कि देखिए ऐसा है कि अगर एक स्टेट है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि एक घर है, ठीक है जी, यहां पर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कौन ले जाएगा, आपके पिताजी ले जाएंगे या आपका भाई ले जाएगा। अगर आप यहां बीमार पड़ गए और आपको पड़ोसी को आप जब तक बोलते नहीं तब तक आपको नहीं ले जाएगा। क्या आप सीधा सेंटर के पास जाके बोल सकते हैं कि भाई एक स्टेट का आदमी कि मेरे ये काम कर लीजिए? पहले तो वो सबसे नियरेस्ट जाएगा ना। इसलिए तो हम देखते हैं कि पहले पार्षद होता है जो हमारे इलाके का होता है, फिर वो पार्षद मिलके फिर एक एरिया बनता है, फिर विधायक होता है, फिर विधायक मिलके फिर एक पूरा स्टेट बनता है, फिर वो स्टेट जो होते हैं फिर वो एमपीज होते हैं उनमें अलग अलग, फिर वो एमपी बना के सेंटर बनाते हैं। इसी तरीके से तो चीजें चली। तो कई लोगों का ये आग्रह था, खासतौर पर मद्रास जो साउथ सदर्न इंडिया पार्ट था, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर में लोगों का जो कुशल क्षेम है, कुशल क्षेम का मतलब होता है उनकी बेहतरी, वो सब प्रांतीय सरकारों के ऊपर आपको छोड़ देनी चाहिए। अब मतभेद हो गए तो इस मतभेद को तोड़ने के लिए या इस मतभेदों को दूर करने के लिए 3 सूचियों में बांट दिया गया। इन्होंने कहा 3 अलग अलग सूचियां बनाई जाएगी। एक केंद्रीय सूची जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक राज्य सूची जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, एक समवर्ती सूची जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यूनियन लिस्ट में जो होगा उस पे कानून सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो चीजें होंगी, वो जो विषय होंगे उसमें स्टेट सरकार या कहें प्रांतीय सरकार अपने कानून बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें दोनों ही बना सकती है, केंद्र ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें,
जैसे मैंने अभी बीमारी की बात कही, आपको नियरेस्ट चाहिए, आपको सबसे करीब आपके हॉस्पिटल चाहिए, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, अच्छे एम्स चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो कैसे आपको मिलेगा? जब क्षेत्र मतलब स्टेट की सरकार करेगी। और यहाँ पर जैसे अगर आपकी किसी से कोई कोई उठापटक हो गई तो भाई पुलिस तो आपको यहीं पे चाहिए ना इसी समय। तो शिक्षा, पुलिस, ये सब व्यवस्था जो है वो, और पढ़ाई भी आपको आसपास ही चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कई ऐसी चीजें थी कॉन्करेंट लिस्ट में डाली जिससे पूरे देश का और स्टेट का दोनों का आगे कहें एडवांसमेंट हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, यहाँ पर जो देश के हिसाब के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस, पूरे देश कोई अगर आक्रमण करेगा तो किसी स्टेट पे तो नहीं करेगा, वो देश पे करेगा। इसी तरीके से बैंकिंग, पूरे देश में एक तरीके का पैसा चलना चाहिए। पता चला कि आप कश्मीर से गए कन्याकुमारी और वहाँ पर करेंसी चेंज हो जाएगी, कैसे फ़ायदा होगा? कैसे चीज़ें, एक देश कैसे बनेगा? फॉरेन अफेयर, अगर आप दूसरे से बात, जैसे एक घर का आदमी जब दूसरे घर के आदमी से बात करता है तो आप दो परिवारों के बारे में बात करते हैं ना, ये परिवार ये परिवार। इसी तरीके से एक देश के तरीके से दूसरे देश से बात की जाती है। कम्युनिकेशन, जो बातचीत होती है, अब यहाँ का आदमी वहाँ भी बात कर रहा है, वहाँ का आदमी वहाँ भी बात कर रहा है, पूरे देश में लोग इधर उधर जा रहे हैं, पूरा फ्रीडम है, आपस में बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। अब स्टेट लिस्ट में आ जाइए। स्टेट लिस्ट में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोकल है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कॉमर्स वाणिज्य हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था। कॉन्करेंट लिस्ट में वो आते हैं जो दोनों के लिए ही कॉमन होते हैं, जहां पर सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपने कानून बना सकते हैं। ठीक, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा व्यवस्था, फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल हर जगह है, देश के इंपॉर्टेंस के भी हैं, और वाइल्ड लाइफ और वन संपदा, ट्रेड यूनियन, अगर आपको ट्रेड देखिए, ट्रेड बाहर भी होता है, विदेशी ट्रेड भी तो होता है। शादी हो गया, पूरे देश में एक तरीके की चीजें होनी चाहिए। अडॉप्शन एंड सक्सेशन की, भाई एक जगह तो आपने ये कह दिया, एक जगह वो कह दिया, मतलब एक ही स्टेट में ये चल रहा है कि भाई आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, और दूसरे स्टेट में आप कह रहे हैं कि भाई आप एक शादी कर सकते हैं, या ये कहें एक स्टेट में कहा 2 बच्चे पे कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कितने भी बच्चे कर सकते हैं। तो ये एनॉमली हो जाएगी। क्लियर? देखिए, संविधान सभा में जो बातचीत हो रही थी ना, वो बड़ी तीखी बहस होती थी। ऐसा नहीं कि भाई प्यार मोहब्बत से बात करते थे लोग। सबसे पहली चीज ये थी कि भाई भाषा क्या हो। कई लोगों ने कहा कि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को विदा कर दीजिए, आप बाय बाय कर दीजिए, टाटा। कई लोगों ने कहा कि इनको बाय बाय कर दीजिए, अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी मोस्टली बोली जाती है। लेकिन अब आप कहाँ बोले जाते हैं? अगर आप कहते हैं ना, मील मील पे भाषा बदल जाती है, किलोमीटर किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, हमारे देश का तो हाल ये है। तो अंग्रेजी को, हिंदी को अगर आप सबके लिए लाद देंगे तब क्या होगा? जो लोग हिंदी नहीं बोलते, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीर चले जाइए, अगर आप केरल चले जाइए, मलयालम बोलते हैं, अगर आप इधर चले जाइए ये बिहार, तो वहाँ पर आप बिहारी भाषा, यानी कि अलग अलग बिहारी में भी अलग अलग भाषाएं हैं, मैं उसको एक कॉमन भाषा कह देता हूँ, बिहारी, है ना, उनकी जो भाषा है बहुत सारी है, उसमें मैथिली भी है, उसमें भोजपुरी भी है, बहुत सारी। तो अब वो लोग जो बोलते हैं उन पे अगर आपने लाद दिया कि आपको हिंदी ही करनी है, तो भाई हिंदी तो बोलने वाले कम है। तो संविधान सभा में टीटी कृष्णमाचारी ये साहब ने बोला, बल्कि चेतावनी दी, इन्होंने बकायदा चेता दिया कि अगर किसी ने हम पे हिंदी थोपने की कोशिश की तो हम तो भारत से अलग हो जाएंगे भाई। अब क्योंकि भारत को तो एक करना था ना, तो कोई बीच का रास्ता निकालना था। तो क्या किया गया, जो हिंदी है इसको कहा गया कि ये राजभाषा होगी। ध्यान रखिए, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदुस्तान, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग, यही समझते हैं कि हिंदी हर जगह है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। एक बार जैसे ही आप दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करने लगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप तमिलनाडु जाएंगे तो आपकी कोई भाषा ही नहीं समझेगा, अंग्रेजी बोलेंगे तब समझ में आएगा लोगों को। कोई चाहता ही नहीं वहाँ हिंदी सीखना, क्यों सीखेगा? आप जाइए, आप सीखिए हिंदी, और आप तमिल सीखिए और बात करिए उनसे, उनका भी पक्ष सही है। तो हिंदी जो भारत की राजभाषा बनाया गया, और ये कहा गया कि भाई अदालत का काम, कोई भी सेवाएं हैं सरकारी हो, अलग अलग राज्यों के बीच में जो संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, इसके लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट की बात समझ सके। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। 1891 से लेकर 1956 तक ये रहे,
और इनको बाला साहेब प्यार से लोग बोलते थे। ये मराठी भाषा या ये कहें कि जो महार परिवार से आते थे, जिसको दलित परिवार हम कह रहे हैं क्योंकि महार दलित मानी जाती थी। और डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े वकील थे, एक तो ये लॉयर बैरिस्टर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, केवल बैरिस्टर नहीं थे, अर्थशास्त्री भी थे। दलितों के ये पहले भी महान नेता थे, आज भी महान नेता है, हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े महान नेता है। और संविधान के जनक कौन है? बाबा साहब आम्बेडकर, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने खाका मसौदा तैयार किया संविधान का, उसके ये चेयरमैन थे, इसीलिए सारा श्रेय इनको जाता है। तो संविधान की रचना में ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। क्योंकि ये जो प्रारूप समिति है, जिसको मैंने अभी अभी आपसे बताया कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन थे। तो जो दस्तावेज फाइनल बना, उसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया, आखिरी रूप जो दिया गया, वो इन्हीं के नेतृत्व में दिया गया। ठीक, लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या कहा, ये सुनना जरूरी है आपको। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें आर्थिक मतलब पैसे के तौर पे और सामाजिक, क्योंकि ये महार जाति से आते थे, ये दलित जाति से आते थे और इन्होंने बचपन में ही बहुत सारे भेदभाव झेल लिए थे। इनकी कहानी भी हमने पिछले डिस्कशन में देखी थी। तो इन्होंने एक कहा कि देखिए, अगर आप वोट डालने का अधिकार दे दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे अमीरी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या इससे ऊंची और नीची जाति में जो भेद है वो दूर हो जाएगा? ये फासले अपने आप खत्म हो जाएंगे? तो ये खुद बना रहे हैं, लेकिन इन अपनी शंकाएं भी जाहिर कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं कि अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है भारत इस संविधान के साथ। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। मतलब राजनीति में तो हम सब समान हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या होगा? जो एक्चुअल चल रहा है, जो ग्राउंड पे चल रहा है, राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे कि भाई एक आदमी एक वोट। बस आदमी को इस तरीके से वोट देखा जाता है जैसे किसी जाति को, भाई ये गुज्जर है, ये वोट बैंक है हमारा, ये मुसलमान है, ये हमारा वोट बैंक है, और ऐसी बन गया है। इनकी भी सोच बिल्कुल सही थी। तो उनका ये कहना है कि भाई हम ऐसी सामाजिक और आर्थिक संरचना या ऐसी समाज की परिकल्पना करें, ऐसी समाज की सोच रखें जहां पर आर्थिक जीवन में जहां तक पैसे की बात आती है और जहां पर एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम एक व्यक्ति एक वोट के हिसाब से ना चले, उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे वो सामाजिक तौर पे, चाहे पॉलिटिकल तौर पे। अब बात आती है राज्यों का गठन कैसे किया जाए। भाषा ये एक शब्द आने वाला है, इसका मतलब है भाषा से लिंक, भाषा से संबंधित। तो आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई, 70-75 साल तक इन्होंने देश को इस लेवल पर ला दिया कि आज हम अपना गर्व से कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही बढ़िया देश के निवासी हैं। तो 1920 के दशक में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसकी मुख्य पार्टी कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है जी। अब इन्होंने एक कहा था कि जैसे ही देश आजाद होगा, हम क्या करेंगे कि जितने भी अलग अलग प्रांत हैं, मान लीजिए यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है, तो हम इसको आंध्रा बना देंगे या कर्नाटक बना देंगे, जो भी भाषा जिसके हिसाब से, पंजाबी का हम पंजाब बना देंगे। इस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि भाई जहाँ भी भाषा एक जैसी बोली जाती है, हम उसका अलग अलग ग्रुप बना देंगे, उसी को हम एक स्टेट बना देंगे। लेकिन आज़ादी जब मिली, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी बात करना बंद कर दिया, कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान दो भाग में डिवाइड हो चुका था, ये पाकिस्तान, ये इंडिया। तो धर्म के आधार पे ऑलरेडी डिवीजन हो चुका था। ठीक, तो स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं मिली थी, पाकिस्तान 14, इंडिया 15, ऐसे दिन वो आजाद हुए थे। ठीक, तो हुआ ये था कि जब ये धर्म के आधार पे एक विभाजन हुआ, एक पार्टीशन हुआ, तो उसमें 10 लाख, आप समझ सकते हैं 10 लाख होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं 1 मिलियन। उस जमाने में हमारी थी कितनी, 33-34 तो हमारी जनसंख्या थी। 10 लाख केवल और केवल दंगों में मर गए। और 10 लाख जब मरते हैं ना,
तो एक आदमी के साथ कम से कम 4 या 5 रिलेटेड होते हैं परिवार। आप सोचें उनका क्या होता होगा। तो 10 लाख को आप 5 से मल्टीप्लाई कर, 50 लोग इसमें डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से इसमें दिली तौर पे, दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे मारे गए। तो अब इनकी चिंता, ये इन्होंने गलत तो नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाई गलत क्या किया, चिंता इनकी स्वाभाविक थी कि भाई एक तो धर्म के आधार पे हो चुका है, अगर हमने भाषा के आधार पे कर दिया तो अब क्या देश इस तरीके के पार्टीशन के लिए तैयार है? क्या ये दोबारा ये बंटवारा झेल सकता है? तो यहां आप देख रहे हैं ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोनों के दोनों ये जो भाषा के आधार पे राज्य बनाने की जो सोच थी उसके खिलाफ थे, विरोधी थे। नेहरू साहब ने ये कहा था जैसे हम देश आज़ाद हुए कि भाई जो उपद्रवकारी, देखिए महात्मा गांधी जी को भी तो मार दिया गया था, तो उन्होंने कहा जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, ये उपद्रवी प्रवृत्तियों वाले, जिनका जो मेलिशियस इंटेंट वाले या खराब इंटेंट वाले हैं, दंगा फैलाने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं, ये लोग अब सर उठा रहे हैं। इनको हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, और अगर इनको अंकुश लगाना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे भाषाई तौर पे हो, रिलीजियस तौर पे हो, हर तौर पे हमें साथ रहना पड़ेगा। पटेल साहब ने क्या कहा था, पहले मैं आपको जरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दिखाता हूं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी ना, उसका चित्र है, ये 1885 का चित्र है। यहाँ पर देखिए ये सारे जिन्होंने संस्थापना की थी या फिर लोग थे, इसमें आप दादा भाई नौरोजी साहब भी देख रहे हैं, अगर मैं सही पहचान रहा हूँ तो। काफ़ी सारे लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और बहुत अच्छा इन्होंने राज किया। तो मैं आपको बता रहा था, पटेल साहब ने कहा इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। पहले हम एक देश तो बने, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर देना चाहिए, जिसमें भाषा भी आ रही है। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में, यानी इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता कि भाषाई आधार पे आप देश का दोबारा विभाजन करने की कोशिश करें। इनके हिसाब से तो सही था, लेकिन उन लोगों के हिसाब से क्या, जो भाषा के हिसाब से ही चाहते थे और वो सही भी थे। भाई मैं जो भाषा बोलता हूँ वो सारे लोग एक साथ रहें तो ज़्यादा मैं किसी और के साथ क्यों रिलेट हो जाऊँ, मुझे अपनी आप स्वायत्ता दीजिए ना। यहाँ एक साहब का नाम मैं लूँगा, इनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु। अब क्योंकि कांग्रेसी नेता, जैसे मैंने कहा नेहरू साहब भी और पटेल साहब का भी सुन लिया आपने, दोनों अपने वादे से पीछे हट रहे थे, तो लोगों में आ गया असंतोष कि ये क्या बात हुई, पहले तो आप वादा कर रहे थे भाई, अब क्या है। सबसे ज़्यादा जो असंतोष था, क्योंकि उस ज़माने में प्रेसिडेंसीज थी हमारी 4, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसमें जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले ये जो असंतोष फैला हुआ ये कि 1952 में नेहरू साहब पहुंचे वहां पर आम चुनाव के लिए, जो हमारा जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो इनका बड़ा विरोध हुआ। इनको काले झंडे दिखाए गए, किनको, नेहरू साहब को, और लोगों ने कहा, बल्कि नारे लगाए, हमें आंध्रा चाहिए, हमें आंध्रा चाहिए। तो तेलुगु कहाँ की हो गई, आंध्रा की, ये ध्यान रखिएगा आपने। तो हुआ ये कि अक्टूबर की बात है, 1952 के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक साहब, ये गांधीवादी नेता थे, मतलब गांधी जी के विचारों पे चलने वाले, पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने कहा कि भाई अगर हमको तेलुगु भाषी के बारे में सोचना है और इनकी हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे या हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, अपना प्रदेश चाहिए भाई, ठीक है। अब ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब जैसे केंद्र सरकार करती है, नॉर्मल सरकारें क्या करती है, जब तक बहुत बड़ी बात नहीं होती शांत रहती है, कुछ ध्यान नहीं देती। ये भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन इनके पीछे समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। कईयों ने हड़ताल की, कईयों ने जुलूस निकाले। अब ये सब खबरें तो पहुंची रही होंगी। अब 58 दिन तक ये साहब रामुलु साहब बैठे रहे, लेकिन 58 दिन के बाद इनके शरीर ने जवाब दे दिया। 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु साहब जो हैं वो अपना देह छोड़ देते हैं, यानी इनका देहांत हो जाता है। बस जैसे ही इनका देहांत होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, वहां पर सब तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और जब इतना विरोध होगा, इतना गहरा विरोध होगा, इतना ज़्यादा नुकसान होगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को आखिरकार ये मांग माननी ही पड़ी। तो क्या किया सरकार ने? 1 अक्टूबर, ये डेट सब बता रहा हूँ, याद रखनी है आपको, 1953 को
इन्होंने एक एक नए राज्य का गठन किया और उसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ऐसे बना है साहब, ठीक, तेलुगु भाषी लोग आंध्र प्रदेश। अब केवल ये आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई? बाकी लोग भी तो कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, आपने उसको रोटी दे दी, मुझे तो रोटी दी नहीं है, मैं क्या भूखा रहूंगा? तो इसका भी सरकार ने इंतजाम किया। उन्होंने क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फिर से बताता हूँ, राज्य, मैं हर चीज का पहला पहला अक्षर लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग का इन्होंने फैसला कर दिया। ठीक है जी। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश को, वो आप यहां देखिए पहले। ये जो आंध्रा है वो ये इलाका है, ठीक है जी, ये है आंध्र प्रदेश इलाका। वैसे खैर अभी यहाँ पर वो, ये मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ और उसका जो तेलुगु भाषी क्षेत्र ये है। उसके बाद फिर ये आंध्रा में 2 विभाजन हुआ, फिर तेलंगाना में बना। अब ये जो गठन किया गया एक आयोग, यानी एक कमीशन, और या कहें कुछ लोगों का कमेटी, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और इसके हिसाब से फिर असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, इन सबको अपने अपने क्षेत्र मिल गए और इनका जो सीमा है उसको दोबारा तय किया गया। उत्तर भारत में आ जाइए, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इसको भी धीरे धीरे बांटा गया। कैसे? उत्तर प्रदेश बना, बिहार बना, फिर उत्तर प्रदेश के बाद अब आज देखेंगे आप उत्तर प्रदेश फिर आगे बन के क्या हो गया, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा यूनाइटेड प्रोविंसेस था। अगर आप ये इलाका देखें अब, तो ये आपका उत्तराखंड हो चुका है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, अब बंगाल हो गया है, ये उड़ीसा हो गया, और ये अब आपका एक यहाँ तो छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आ गया। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, 1960 में जो बॉम्बे है, बॉम्बे में क्या है कि बॉम्बे एक बहुत बड़ा इलाका था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसमें मराठी लोग भी थे, इसमें गुजराती लोग भी थे। तो मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात बना दिया गया। ठीक। फिर 1966 में क्या हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाब कैसे हुआ कि पंजाब में 2 भाग कर दिए गए, एक पंजाब हो गया और एक हरियाणा हो गया। पंजाब हरियाणा, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी बोलने वाले। इस तरीके से हिसाब हुआ, इस तरीके से इनका डिवीजन हुआ। अब यहां पर आप देखिएगा कि ये जो मैं चित्र दिखाना चाह रहा हूं, ये भूतपूर्व रियासतें हैं इसमें, जो आप पिंक में देख रहे हैं, और बाकी अन्य राज्य, और ये भूतपूर्व रियासतें रही। इसलिए आप देखते हैं कि हमेशा जब न्यूज़ में आप दिखाते हैं तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अपने डिसीजन बनाने से पहले या कोई भी बात करने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है वो रियासत था, और रियासत किसके साथ जाएगी ये उनका फैसला था। ऐसी ये सारी रियासतें थी, इन्होंने फैसला लिया किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जैसे ट्रैवनकोर हो गया, या ये मणिपुर हो गया, भूटान का खैर अलग ही देश है, सिक्किम हो गया। इसीलिए तो भाई ये जो इलाका है इस पे ये जो आपका ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इस पे ये क्यों कहता है चाइना की भाई, क्योंकि यहाँ पर जो लोग डिवाइड कर रहे थे वो पेंसिल और पेन लेके डिवाइड कर रहे थे कि ये इलाका आपका हो गया, ये इलाका आपका। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब पेंसिल से डिवाइड करोगे और यहाँ पर पेन से डिवाइड करोगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो लोग हैं, वो कहेंगे अरे मेरे क्षेत्र को कैसे ले लिया आपने। इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए आप सुनते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर उनको हरा दिया गया या उनकी रियासतें खत्म हो गई। लेकिन 31 अक्टूबर 1956 तक ऐसी कई ऐसी रियासतें थी जिनको प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। ओके, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 तक इनको हम भूतपूर्व रियासतें कह रहे हैं, जो स्टार आप देखें। 1975 में अब जो भारत कैसे बन गया था आप देखिएगा। 1975 तो अब काफ़ी दिन की बात हो गई स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वो हमको वैसा दिख रहा है जैसे आज हम देखते हैं। बस जम्मू कश्मीर अब क्योंकि बीजेपी सरकार जब आई तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब इसका राज्य की हैसियत ख़त्म करके अब इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। क्लियर? यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, लेकिन अब ये थोड़ा अब आपको जानना होगा, यहाँ पर तेलंगाना भी बन गया है। ये जो उत्तर प्रदेश है अब यहाँ पर आपका उत्तराखंड भी बन गया। ऐसे तमाम तरीके के परिवर्तन हुए हैं। विकास की योजनाएं बनाना, अब भाई डिवाइड भी हो गया, लोगों को भाषा के हिसाब से अपना क्षेत्र भी मिल गया। अब देश का विकास भी होना है, क्योंकि देश को जिस
सोने की चिड़िया को जिस तरीके से अंग्रेज छोड़ के गए थे उसको भी आगे बढ़ाना है, तो इसको भी सरकार ने कुछ करना है। तो सरकार ने क्या क्या किया, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।